हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हेमंत सोरेन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, बने झारखंड के 14वें सीएम। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले झारखंड के पहले सीएम बन गए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कार्यक्रम में पहुंचे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, कांग्रेस नेता तारिक अनवर, सांसद पप्पू यादव सहित कई नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही झारखंड के 14वें सीएम बन गए हैं। वे खुद चौथी बार झारखंड के सीएम बने हैं। गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मोरहाबादी स्थित सेदो कान्हू उद्यान में स्थित अमरवीर शहीद सेदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनकी पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट में लिए गए 8 बड़े फैसले। दिसंबर से मैया सम्मान के लाभुकों को मिलेंगे 2500 रुपए। जारी होगा जेएसएससी जेपीएससी का कैलेंडर। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की पहली बैठक की। इसमें 8 फैसलों पर मुहर लगाई गई। गुरुवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दिसंबर 2024 से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये प्रतिमाह भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही छठी विधानसभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आहूत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया गया। साथ ही रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पहले परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगाई मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को पहली कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई है, जिसमें राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में लंबित वसूली में तीव्रता लाने हेतु वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 1,36,000 करोड़ जो केंद्र सरकार उपक्रम पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही असम के चाय बागान में कार्यरत झारखंड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा अध्ययन के लिए जो है सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर सरकार को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। हेमंत सोरेन को बधाई, भाजपा निभाएगी सशक्त विपक्ष की भूमिका, प्रफुल्ल सहदेव। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य समारोह में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि वह पिछली गलतियों से सबक लेंगे। प्रफुल्ल सहदेव ने कहा, सबसे पहले हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुभकामनाएं देते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनका कार्यकाल सफल हो और उन्हें पिछली गलतियों से सीख मिले। पिछले 5 वर्षों में झारखंड का विकास नहीं हुआ, लेकिन जनता ने फिर भी उन्हें जनादेश दिया है। इसलिए हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस जनादेश के अनुरूप काम करेंगे। हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अगर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी तो हम सार्थक पहल भी करेंगे। चक्रवाती तूफान फंगल का झारखंड में भी पड़ेगा असर। 1 से 3 दिसंबर तक बारिश की संभावना।
दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक डीप डिप्रेशन चक्रवात में तब्दील हो गया है। यह श्रीलंका से होते हुए तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड पे भी पड़ सकता है। झारखंड में मौसम के मिजाज बदलने की भी संभावना है। 1 से 3 दिसंबर के बीच दिन में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। इससे कनकनी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आने वाले 2 से 3 दिन में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। इस सिस्टम की वजह से अगले 3 दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, वहीं अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट दिखेगी। 3 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आनी शुरू होगी। इसके बाद ठंड बढ़ेगी। अभी रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। दिन में धूप खिली होने की वजह से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन शाम ढलते ही कपकपी बढ़ जाती है। इधर चक्रवाती तूफान का नाम फंगल है, जो सऊदी अरब का दिया हुआ नाम है। अनुराग गुप्ता बने झारखंड के डीजीपी। आईपीएस अजीत पीटर डुंगडुंग की भी वापसी। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले डीजीपी के पद से हटाए गए सीनियर आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता को एक बार फिर से झारखंड पुलिस की कमान सौंप दी गई है। सरकार ने अनुराग गुप्ता को झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया है। वही आईपीएस अजीत पीटर डुंगडुंग को फिर से देवघर एसपी बनाया गया है। सरकार ने अनुराग गुप्ता के प्रभारी डीजीपी बनाए जाने को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर तत्कालीन डीजीपी अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटाते हुए अजय कुमार सिंह को दोबारा राज्य का डीजीपी बनाया था। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने शपथ ग्रहण की शाम ही अनुराग गुप्ता को फिर से झारखंड पुलिस की कमान सौंप दी है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की पहचान एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर के रूप में है। एक बार फिर प्रभारी डीजीपी के साथ साथ अनुराग गुप्ता एसीबी और सीआईडी डीजी का भी काम देखेंगे। साल 2022 में अनुराग गुप्ता को डीजी रैंक मिला था। धरती आबा के वंशज से मिलने रिम्स पहुंचे विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल, ली स्वास्थ्य की जानकारी। रांची विधायक सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल गुरुवार को रांची स्थित रिम्स पहुंचे। भाजपा नेताओं ने सड़क दुर्घटना में घायल भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा से मुलाकात की, साथ ही उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं इस दौरान पार्टी के दोनों नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी मंगल मुंडा के स्वास्थ्य एवं इलाज की जानकारी ली। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के प्रपोती मंगल मुंडा खूंटी के पास सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद उन्हें 25 नवंबर को रिम्स में एडमिट किया गया। मंगल मुंडा के सिर में गंभीर चोट लगी है। रिम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग की टीम ने उनका ऑपरेशन किया है। मंजूनाथ भजंत्री बनाए गए रांची के नए डीसी। मंजूनाथ भजंत्री को रांची का नया उपायुक्त बनाया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मंजूनाथ भजंत्री चुनाव आयोग के आदेश से उन्हें स्थानांतरित करते हुए झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी भेजा गया था। भजंत्री अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ बंदोबस्त पदाधिकारी रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। रांची डीसी के पद पर पदस्थापित वरुण रंजन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम रांची JIIDCO के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया गया है। रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ खान आयुक्त झारखंड रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। गिरिडीह में मछली पकड़ने के दौरान हादसा, पुलिया की दीवार से दबकर युवक की मौत। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड में एक दुखद घटना हुई है। मछली पकड़ने के दौरान हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। पुलिया धंस जाने के कारण यह घटना हुई है। मृत युवक की पहचान बेंगाबाद हरिजन टोला के रहने वाले गोकुल गोस्वामी के 28 वर्षीय पुत्र करण कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार युवक गुरुवार को मछली पकड़ने के लिए नाले के पास गया हुआ था। नाले के ऊपर बनी पुलिया के नीचे वह मछली पकड़ रहा था। इसी क्रम में पुलिया की दीवार भरभरा कर युवक के ऊपर ही गिर गई, जिससे दबकर युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग की भीड़ मौके पर जुट गई। घटना के बाद खेतों में काम कर रहे लोगों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद परिजन समेत आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद दबे हुए युवक को बाहर निकाला। इसके बाद में आनन फानन में परिजन युवक को लेकर बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। रांची में मनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी का 24वां स्थापना दिवस। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राज्य प्रमुख वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में डोरंडा स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर वीरेंद्र प्रधान ने पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रामविलास पासवान आजीवन गरीबों,
दलितों के उत्थान को लेकर आवाज उठाते रहे। गरीबों एवं दलितों के लिए जीवन भर आवाज उठाने के कारण उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। मौके पर वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। प्याज के बाद अब आलू पर महंगाई की मार। बंगाल सरकार के निर्यात पर रोक लगते ही बढ़े दाम। बंगाल सरकार ने एक बार फिर से झारखंड में आलू के निर्यात पर रोक लगा दी है। निर्यात पर रोक लगने के कारण कोल्हान तक आलू की सप्लाई करने वाली परसुडी मंडी में गुरुवार को एक भी आलू का ट्रक नहीं पहुंचा, जबकि प्रतिदिन 8 से 10 आलू के ट्रक मंडी में पहुंचते थे। आलू का ट्रक नहीं पहुंचने के कारण गुरुवार को स्टॉक में रखे आलू को थोक व्यापारियों ने ऊंची कीमतों पर बेचा। बुधवार तक 2800 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकने वाला आलू गुरुवार को 3200 रुपये से लेकर 3400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। परसुडी मंडी में आलू का स्टॉक समाप्त हो गया है। अगर आज शुक्रवार तक आलू मंडी नहीं पहुंचा तो आलू की कमी पूरे कोल्हान में देखने को मिल सकती है। एक दिन मंडी में आलू नहीं पहुंचने से आलू की कीमत में 400 से 600 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है। अगर आने वाले कुछ दिनों तक मंडी में आलू नहीं पहुंचा तो प्याज के बाद आलू की कीमतें भी आसमान छू सकती है। देवड़ी मंदिर में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। रांची के तमाड़ प्रखंड स्थित प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने पूजा अर्चना कर माता के चरणों में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड के अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार झारखंड पहुंचे थे। शपथ ग्रहण से पहले प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर में माता के चरणों में माथा टेक कर पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। उनके साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भी देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। DK शिवकुमार ने कहा है कि मैंने माता के बारे में सुना था। जब हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में आने का मौका मिला तो माता के दरबार में हाजिरी लगाने आया। मौके पर सैकड़ों कांग्रेस और झामुमो के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर उनका स्वागत किया। CM बनते ही हेमंत ने पूरा किया वादा। अग्निवीर शहीद अर्जुन महतो के परिजन को दिया 10 लाख का चेक और नियुक्ति पत्र। असम के सिलचर में शहीद हुए बोकारो जिला के रहने वाले अर्जुन महतो के परिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 लाख रुपए का चेक और एक आश्रित को नियुक्ति पत्र सौंपा। अर्जुन के भाई बलराम महतो को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। बता दें कि अर्जुन महतो के परिवार से उनकी मां, बहन, बहनोई और भाई बलराम महतो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। दरअसल गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री की तरफ से अर्जुन महतो की परिवार को मदद प्रदान की गई। गौरतलब है कि 22 नवंबर को अर्जुन महतो एक मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी बहाली सेना में अग्निवीर के रूप में हुई थी। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने शोक भी जताया था, साथ ही उचित मदद का आश्वासन भी दिया था। इसके 5 दिन बाद ही झारखंड सरकार ने अपने वादे के मुताबिक 5 दिन के अंदर शहीद अर्जुन महतो के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा और एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का आदेश जारी कर दिया। JSSC शिक्षक नियुक्ति मामले में 17 दिसंबर को होगी अंतिम सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर अब 17 दिसंबर को अंतिम सुनवाई होगी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से उनके प्राप्त अंक बताने को कहा है। इसके साथ ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे यह जानकारी दे कि याचिकाकर्ताओं के अंक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक है या कम। हाईकोर्ट ने पहले ही JSSC को 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के तहत राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इस मामले में मीना कुमारी और 6 अन्य उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई, जहां JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार CM बनने पर दी बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चौथी बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उम्मीद है कि हेमंत सोरेन चुनाव के समय जनता से किए गए हर वायदे को दृढ़ता से धरातल पर उतारेंगे। 7वें वेतनमान की मांग को लेकर गोड्डा कॉलेज के कर्मियों की हड़ताल जारी। 7वां वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर गोड्डा कॉलेज के शिक्षकेतर कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने गुरुवार को कॉलेज के गेट के पास धरना दिया। कर्मचारियों ने बताया है कि 7वां वेतनमान व
एसीपी का लाभ हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पिछले जुलाई में भी संघ ने हड़ताल की थी। उस समय कॉलेज प्रबंधन व कर्मियों के बीच समझौता वार्ता में सहमति बनी थी। प्रबंधन ने जल्द ही सारा लाभ देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन समझौता अब तक लागू नहीं हुआ। विवश होकर कर्मचारियों को फिर आंदोलन का रुख अख्तियार करना पड़ा। कर्मियों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी। अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले सप्ताह से कॉलेज के मेन गेट पर ही तालाबंदी कर दी जाएगी। देवघर में फायरिंग, शिक्षक ने स्कूल के प्रिंसिपल पर चलाई गोली, अस्पताल में चल रहा इलाज। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के चित्रपोका मध्य विद्यालय में गुरुवार को फायरिंग की घटना हुई है। स्कूल के पारा शिक्षक ने स्कूल की प्रधानाध्यापिका को गोली मार दी। गोली लगने से स्कूल की प्रधानाध्यापिका चांदनी देवी घायल हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक घटना के पीछे के कारणों का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं हो सका है। घटना के संबंध में घायल प्रधानाध्यापिका चांदनी देवी ने बताया है कि वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की तैयारी कर रही थी। इसी क्रम में स्कूल के पारा शिक्षक शैलेश यादव आ गए और गोली मारकर भाग गए, जिससे वह घायल हो गई है। वही फायरिंग के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई। गोली चलने की आवाज़ सुनकर रसोईया रुक्मणी देवी और रंजू देवी कार्यालय पहुंची। साथ ही आसपास के ग्रामीण भी जुट गए। घटना की जानकारी मोहनपुर थाना की पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल प्रिंसिपल चांदनी देवी को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोली प्रिंसिपल के हाथ में लगी है। इस संबंध में मोहनपुर थाना के प्रभारी प्रियरंजन कुमार ने बताया है कि आरोपी पारा शिक्षक शैलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। घटना को लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। मामले में नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। वही मामले में देवघर के जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि घटना को लेकर वह डीएसपी से बात करेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बोकारो में रेलवे केबिन के पास जंगल में मिला युवक का सड़ा गला शव। बोकारो रांची रेल मार्ग पर बालीडीह थाना क्षेत्र के हिरटाण जंगल में रेलवे केबिन से 100-150 मीटर की दूरी पर पुलिस ने गुरुवार को एक व्यक्ति का सड़ा गला शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त बांसगोड़ा निवासी अरविंद कुमार 25 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। बालीडीह पुलिस ने बताया है कि परिजनों के अनुसार अरविंद कुमार 22 नवंबर को घर से निकला था। इसके पहले भी वह 2-4 दिन के लिए गायब रहा था। परिजन उसे खोजकर वापस लाए थे, लेकिन घर में मन नहीं लगने की बात कहकर वह फिर घर से निकल गया था। तब से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी शुरू, अनुपूरक बजट के लिए विभागों से मांगा प्रस्ताव। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक बजट के लिए सरकार के विभागों से प्रस्ताव मांगा है। इसके लिए वित्त विभाग के संयुक्त सचिव चंद्रभूषण प्रसाद ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए वित्तीय अनुपूरक व्यय विवरणी तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें केंद्र प्रायोजित स्कीम व केंद्रीय सेक्टर स्कीम की हिस्सेदारी में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि बजट में संशोधन अपेक्षित है तो इसके अनुसार प्रस्ताव दिए जाएं। जारी आदेश में कहा गया है कि 3 दिसंबर को शाम 5 बजे तक वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। झारखंड बोर्ड में 9वीं की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने वर्ष 2025 के लिए 9वीं कक्षा और 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी है। इससे पहले जैक द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई थी, जिसमें यह लिखा था कि बिना लेट फीस के आवेदन करने की तिथि 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक और लेट फीस के साथ उम्मीदवार 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक अपना आवेदन दर्ज कर सकते हैं। तांत्रिक की बातों में आकर स्वास्थ्य सहिया की हत्या, पड़ोसी ने काटा था गला। पलामू में 24 नवंबर की रात स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी की हत्या उसके पड़ोसी ने की थी। गांव की एक महिला तांत्रिक ने आरोपी चंदन 21 वर्षीय को बताया था कि तुम्हारे माता पिता अंजू की वजह से बीमार रहते हैं। इस अंधविश्वास के चक्कर में चंदन ने घर में घुसकर अंजू देवी की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना तरहसी थाना क्षेत्र के पारपाइन गाँव में हुई थी। वही सिन्फर डॉग से बचने के लिए चंदन ने गूगल पर उपाय भी ढूंढा था। आरोपी के स्मार्टफोन पर गूगल के सर्च हिस्ट्री में पुलिस ने यह पाया है। धनबाद के मैथन डैम में मेंटेनेंस को लेकर फाटक खोला गया, देखने उमड़ी भीड़।
मैथन डैम में मेंटेनेंस वर्क को लेकर गुरुवार को डैम के फाटक खोले गए। डीवीसी प्रबंधन ने सायरन बजाकर सुबह 11 बजे एक फाटक खोला। इसके बाद देखते ही देखते बड़ी संख्या में आसपास के लोग देखने के लिए डैम के निचले हिस्से में पहुंच गए। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा था। डीवीसी के अधिकारियों ने बताया कि यह नियमित मरम्मत कार्य है ताकि गेट को सुरक्षित रखा जा सके। मरम्मत कार्य हर वर्ष बरसात के बाद किया जाता है। डैम का फाटक खोलने से पहले पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित किया जाता है ताकि बंगाल में नदी किनारे बसे लोगों को किसी तरह की क्षति नहीं होने पाए। असम में किस हाल में हैं आदिवासी, जानने के लिए झारखंड से जाएगी अफसरों की टीम। सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। यहां उन्होंने पदभार ग्रहण किया और कैबिनेट की पहली बैठक में हिस्सा लिया। हेमंत ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा है कि असम में आदिवासियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए अधिकारियों का एक दल झारखंड से असम भेजा जाएगा। कहा है कि झारखंड के हजारों आदिवासी असम के चाय बागानों में काम करते हैं। वे किस हाल में हैं और किन सुविधाओं के बीच काम करते हैं रहते हैं, इसी का जायजा लिया जाएगा। अधिकारियों की टीम सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार इस दिशा में कुछ अहम फैसले ले सकती है। सीएम के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला अविनाश कुमार को। राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग रांची के पद पर पदस्थापित अविनाश कुमार को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव झारखंड का प्रभार सौंपा है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। डीआईजी ने किया कोर्ट परिसर का निरीक्षण, फायर स्टेशन भी गए, दिए कई निर्देश। हजारीबाग प्रक्षेत्र के डीआईजी सुनील भास्कर ने गिरिडीह कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। डीआईजी ने एसपी डॉक्टर विमल कुमार के साथ कोर्ट परिसर के अलावा अग्निशमन विभाग का भी दौरा कर वहां की स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद डीआईजी एसपी के साथ गिरिडीह कोर्ट परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने गेट नंबर 1 का निरीक्षण किया, सीसीटीवी कैमरे देखे। डीआईजी ने यहां मौजूद मेजर से सुरक्षा संबंधी जानकारी ली। इसके बाद वे गेट नंबर 2 पर पहुंचे। यहां एक महिला कांस्टेबल तैनात मिली। यहां मेजर से पूछताछ की गई तो पता चला है कि मेटल डिटेक्टर से अंदर आने वाले सभी लोगों की जांच महिला कांस्टेबल ही करती है। डीआईजी ने जब पूछा कि महिला कांस्टेबल ने स्पेशल ब्रांच से प्रशिक्षण लिया है या नहीं, तो पता चला है कि महिला कांस्टेबल ने प्रशिक्षण नहीं लिया है। डीआईजी ने नाराजगी जताते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का सख्त निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने गेट नंबर 3 का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। संभल में युवकों पर गोली चलाने वाली पुलिस पर हो कानूनी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद सर्वेक्षण के दौरान उत्पन्न विवाद के बाद पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पाकुड़ जिला मुख्यालय में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई में शामिल पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश महासचिव अंजला शेख ने कहा है कि जब कानून बना हुआ है कि 1947 से पहले के मंदिर और मस्जिद से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो आखिर ऐसा फिर क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद सर्वेक्षण के नाम पर धार्मिक नारे लगाए गए और वहां के मुसलमानों को टारगेट करते हुए पुलिस ने युवकों पर गोली चलाई, जिस कारण 5 युवकों की मौत हो गई, जबकि इस कार्रवाई में कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रदेश महासचिव ने कहा है कि संभल में घटी घटना को संज्ञान में लेते हुए उच्चतम न्यायालय निष्पक्ष जांच कराए। मृतकों के परिजनों को सरकारी जॉब एवं 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। घायलों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। जिन मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। यह हमारी पार्टी की मांग राज्य व केंद्र सरकार से है। खूंटी में सड़क निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों में लगाई आग, जांच में जुटी पुलिस। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के केतारी मोड़ के समीप सड़क निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों में आगजनी कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। बुधवार देर रात खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ से आधे किलोमीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। शिव कुमार साहू कंस्ट्रक्शन के द्वारा केतारी मोड़ से सोनपुरगढ़ तक 11 किलोमीटर सड़क का निर्माण 4 करोड़ 75 लाख की लागत से हो रहा है। आगजनी की घटना में सोयल कॉम्पैक्टर रोड रोलर गाड़ी पूरी तरह से जल गई है। पेवर मशीन और टेंडम में भी आग लगाई गई, लेकिन ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हो सका। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। सूचना पर एजेंसी ने तोरपा पुलिस को जानकारी दी। मौके पर तोरपा, खूंटी और मुरुहू पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। वही घटनास्थल के पीछे रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया है कि रात 2 बजे टायर फटने की आवाज़ सुनकर बाहर निकले तो देखा कि गाड़ी जल रही है। एसपी अमन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि सड़क निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों में आगजनी की घटना हुई है। उन्होंने बताया कि पहले से ही यह क्षेत्र पीएलएफआई के
कब्जे वाला रहा है, इसलिए पीएलएफआई द्वारा घटना को अंजाम दिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एसपी का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस आगजनी की घटना के पीछे नक्सली संगठन है या किसी आपराधिक का हाथ है। जल्द ही इस घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पड़े पदों पर होगी नियुक्ति, 167 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे बहाल। झारखंड के 5 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में विभिन्न विभागों में शैक्षणिक संवर्ग के सहायक प्राध्यापक के 167 पद रिक्त पड़े हैं। इन रिक्त पदों पर जल्दी ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आवेदन आमंत्रित किया गया है। बता दें कि यह नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। इसे लेकर 5 और 6 दिसंबर को इंटरव्यू होगा। सड़क दुर्घटना में मासूम बच्चे की मौत, पिता घायल। गुरुवार दिन में कोडरमा थाना अंतर्गत चाराडीह के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता घायल हो गए। मृतक बच्चे की पहचान मिस्टर भव्य कुमार सिंह 4 वर्षीय और घायल की पहचान रोशन सिंह उम्र 45 वर्षीय ग्राम राजौली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अपने रिश्तेदार की शादी का कार्ड बांटने तिलैया पहुंचा था। वापसी में पत्नी को राजौली की बस में बैठाकर स्वयं अपने बेटे को लेकर बाइक से राजौली बिहार जा रहे थे। चाराडीह के समीप एक ट्रक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे बच्चा गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सदर अस्पताल लाने के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर द्वारा उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया। इधर घटना में घायल रोशन सिंह को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक घटना की खबर से बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता मनोज झा के आरोपियों को बेल देने से किया इनकार। न्यायिक हिरासत में है आरोपी सोनू उर्फ अहमद। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी सोनू उर्फ अहमद को बेल देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि आरोपी सोनू ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करवाई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से बहस और दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट द्वारा सोनू उर्फ अहमद की याचिका खारिज कर दी गई। यह मामला साल 2021 का है, जब तमाड़ में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता के हत्याकांड में कई लोग आरोपी हैं, जो सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर शुरू करे सुप्रीम कोर्ट। राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने का आग्रह करने वाली हाईकोर्ट के अधिवक्ता शैलेश पोदार की याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने मामले में झारखंड के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया 4 सप्ताह के भीतर शुरू हो और अनुपालन हल्फनामा दायर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है। इससे पहले सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार के वकील ने दलील दी कि चयन समिति में अपेक्षित कोरम का अभाव था और इस तरह झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। बरवाडी चुनार पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 1 दिसंबर से होगा शुरू। वाराणसी वंदे भारत को पलामू के रास्ते चलाने की मांग। बरवाडी चौपन चुनार पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। कोविड-19 काल में इस ट्रेन को बंद कर दिया गया था। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने पूरे मामले को लोकसभा में उठाया था, जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने इस पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम की तरफ से जानकारी दी गई है कि 1 दिसंबर को रात्रि 2:30 बजे डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से एक समारोह आयोजित कर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। यह पैसेंजर ट्रेन पलामू के इलाके के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है और झारखंड के एक बड़े भाग को उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। बरवाडी चौपन चुनार पैसेंजर ट्रेन पलामू के संसदीय क्षेत्र के नगरउंटारी, रमना, मेराल, गढ़वा, तोलरा, लालगढ़, बिहार, राजहरा, कजरी, डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर रुकती है। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत रेलवे को लेकर कई मांगों को उठाया और केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने रांची से वाराणसी वंदे भारत को पलामू के रास्ते चलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रांची से पलामू होते हुए गोरखपुर के लिए एक नई ट्रेन की भी मांग की गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।